हम आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार टीचिंग एग्जाम रिलेटेड जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें ऑलरेडी हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किया है और उसका प्लेलिस्ट बना के मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम 101 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और ट्राई करेंगे कि 100 क्वेश्चन हो जाए। अगर 100 क्वेश्चन नहीं हो पाता तो 50 क्वेश्चन हम मिनिमम ट्राई करेंगे कि आज हम डिस्कस कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, आवर 101 क्वेश्चन इज कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक। कलिंग नरेश खारवेल की जो हाथी गुफा प्रशस्ति प्राकृतिक भाषा में अंकित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर यह उदयगिरी नाम की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? इसका यहाँ पे ये दिया आपका एक्सप्लेनेशन कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का विस्तृत वर्णन के 13वें शिलालेख में मिलता है। नंद वंश के पतन के पश्चात कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। यह राज्य हाथियों तथा हाथी दांत के लिए विख्यात था। भारत में प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख मौर्य राजा अशोक के हैं, जो मुख्यतः ब्राह्मी लिपि व प्राकृतिक भाषा सर्वाधिक पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि, जबकि उत्तर के सीमांत क्षेत्रों में यूनानी तथा आरमाइक लिपियों में लिखे मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध क्या था? तो वो घनानंद के साथ उत्तराधिकारी के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 104, इनमें से कौन शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक था? तो चस्टन। शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक था चस्टन। अभिलेखों से क्या पता चलता है कि 130 ईस्वी में चस्टन अपने पौत्र रुद्रदामन के साथ मिलकर शासन करता था। क्वेश्चन नंबर 105, कौटिल्य या चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो यह प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो इसने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 पूर्व ईसा में अशोक ने कलिंग पर विजय की प्राप्ति की थी। हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि उस समय कलिंग पर संभवतः नंदराज नामक का कोई राजा राज्य कर रहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो उन्होंने इसको दिया था 500 युद्धक हाथी। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्धक हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत को दरबार में भेजा था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य दहेज में दिए थे। पहला क्या था आपका? एरिया यानी हेरात, दूसरा अराकोश यानी कंधार, तीसरा जड्रोशिया यानी मकरान तट, और चौथा है पेरीपेन शदाई यानी कबूल। तो एग्जाम में आपसे ये राज्यों के बारे में भी पूछ सकता है कि कौन सा राज्य उन्हें प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 108, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं प्रियदर्शी के नाम से। अशोक के लघु शिलालेखों के भाब्रू और वैराट अभिलेख में इसका नाम प्रियदर्शी मिलता है तथा इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी बुद्ध, धम्म तथा संघ का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, मेगास्थनीज दूत था तो किसका था? यह सेल्यूकस का था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा रचित इंडिका
पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख किया। क्वेश्चन नंबर 110, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये आधारित है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसमें से कोई नहीं। क्यों? इसका उत्तर यहाँ पे दिया है कि अशोक के धम्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता तथा शांति एवं अहिंसा के विचार परिलक्षित होते थे। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसका धम्म है, जिसको अशोक ने अपने दूसरे तथा 7वें शिलालेख में इस प्रकार वर्णित किया है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में उदारता, दया, दान तथा शुचिता। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 112, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यानी ऑप्शन डी इज यानी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में ही मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 113, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 114, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये विभाजित है 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 115, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 116, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसे पढ़ा था सर्वप्रथम प्रिंसेप ने। अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, अंतिम मौर्य सम्राट था तो कौन था? वृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट था वृहदत्त। वृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईस्वी में की गई थी। पुष्यमित्र शुंग ने एक राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी? तो उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 118, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 119, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो ये था सी तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस बात की पुष्टि बौद्ध ग्रंथों तथा चीनी यात्रियों के वृत्तांतों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज व संस्कृति के बारे में लिखा। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक है। 121, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यहाँ पे यानी कश्मीर में। यहाँ पे पूरा दिया है क्रम वाइज कि प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। स्थान राजगृह। सेकेंड द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? तो सब कामी थे। कहाँ पे हुई थी? तो ये काला अशोक और स्थान वैशाली। थर्ड हुआ था आपका 247 ईसा पूर्व। मोगली पुत्र तिसके अध्यक्ष में शासनकाल था उस टाइम अशोक का, और कहाँ पे हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। फोर्थ प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व वसुमित्र कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन यानी कश्मीर में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 122, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो कौन है वह? विशाख दत्त। विशाख दत्त द्वारा रचित ग्रंथ मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु चाणक्य के विषय में विशिष्ट वर्णन है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का उल्लेख मिलता है। महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्नवास दत्ता में वत्सराज उद्यान एवं चंड प्रदोट के संबंधों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो ये है आपका इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है? तो प्राकृतिक भाषा प्रयुक्त है। उनके अभिलेखों का विभाजन कितने वर्गों में किया गया? तो 3 वर्गों में। पहला है आपका शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो ये थी चंद्रगुप्त। प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय की थी। यूनानी लेखक जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना को लेकर समस्त भारत को रौंद दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी सीमा हिंदू कुश पर्वत, पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण ये मैसूर तक विस्तृत हो गई। जैन और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है आपका दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, तो क्या है? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ये अर्थशास्त्र के अनुसार सीता का मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 128, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध संगीति यानी पाटलिपुत्र जो तत्कालीन मगध की राजधानी में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके मोगलीपुत्र तिस। क्वेश्चन नंबर 129, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कण्व ने। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने शासन किया था। ज्ञातव्य है कि कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने ईसा पूर्व 75 में की थी। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। इसमें कुल 4 शासक हुए। पहला आपके वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण, सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व सुमक ने की थी और आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां, इस पे क्या किया गया है? प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये थे आपके घनानंद। सिकंदर महान के समकालीन मगध का शासक घनानंद था। सिकंदर की सेना व्यास नदी तक आई थी। व्यास को पार कर आगे बढ़ने से उसकी सेना ने इनकार कर दिया था, अतः सिकंदर वापस लौट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये हुआ था आपका शुंग वंश। 132 यानी पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धर्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है? तो ये हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा है। मौर्योत्तर काल में कलिंग के उदयगिरी के हाथी गुम्फा से खारवेल एक लंबा अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख से हमें खारवेल का जीवन परिचय मिलता है। वह जैन मतावलंबी था। हालांकि सैन्य अभियानों में संलग्न रहता था। कहते हैं कि उसने पश्चिमी दक्कन के राजा को परास्त किया था।
उत्तर में राजगृह को अपने कब्जे में कर लिया था और मगध को पराजित किया था। गिरनार स्तंभ लेख रुद्र दमन का है, जबकि गुप्त शासक स्कंदगुप्त का जूनागढ़ स्तंभ लेख है और सारनाथ लेख अशोक और कुमार गुप्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 134, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये था आपका श्रीलंका। अफगानिस्तान, बिहार व कलिंग अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार के अंतर्गत थे, लेकिन श्रीलंका में उसने केवल धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भेजा था। यह उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये होगा आपका मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो एक पाली ग्रंथ है जिसमें हिंद यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इसमें व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं है। जातक ग्रंथ और संगम साहित्य में व्यापारिक मार्गों का विशद उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वह है भाब्रू स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 138, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो कब? कुषाणों के समय में। गांधार शैली इंडो ग्रीक का विकास सर्वाधिक कुषाणों के समय हुआ। गांधार इसका केंद्र था। सर्वप्रथम गांधार कला में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 139, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ऑप्शन सी यानी विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था व्यापक पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर 140, पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी किसने लिखी? तो ये इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई, बिकॉज पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी पुस्तक की रचना अज्ञात यूनानी लेखक ने की थी, जिसमें भारत व रोमन के बीच होने वाले व्यापार का विस्तृत वर्णन है। इस पुस्तक से भारतीय समुद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो यह आपका प्राप्त हुआ था कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 142, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था तो क्या? ये लकड़ी का बना था। क्वेश्चन नंबर 143, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह हमें प्राप्त चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 144, प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षक से लेखक कौन थे? तो ये थे विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 145, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो किससे था? तो इसमें जो ऑप्शन दिए इसमें से कोई भी इसका सही उत्तर नहीं है, तो ई होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं? तो ऑप्शन सी मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 147, शक संवत वर्ष में प्रारंभ हुआ कब? तो 78 ईसा में। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। इन संवत का प्रवर्तक कुषाण शासक कनिष्क था। यह वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय संवत है। क्वेश्चन नंबर 148, चंद्रगुप्त मौर्य था तो क्या था? ये एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक और एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक के रूप में विख्यात है। वह भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था जिसके नेतृत्व में चक्रवर्ती आदर्श को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 149, सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है तो ये ऑप्शन ए मौर्य। सांची का स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व
अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक है। क्वेश्चन नंबर 150, गौतमी पुत्र शातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो इनका संबंध था सातवाहन से। गौतमी पुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश के महान शासक थे। इसके समय तथा विजयों के बारे में इसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक शिलालेख से संपूर्ण जानकारी मिलती है। नंबर 151, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कारुवाकी। अशोक की रानी थी कारुवाकी। क्वेश्चन नंबर 152, निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना? तो यह बना था अशोक के प्रयास से। अशोक कौन था? तो अशोक बिंदुसार एवं सुभद्रांगी की संतान था। ताम्रपत्र है, तो ताम्रपत्र क्या है? ये एक मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है। क्वेश्चन नंबर 154, मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? तो मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता है। इससे होने वाली आय को सीता कहा जाता है। भोग कर राज को भेंट स्वरूप जैसे फल फूल प्रदान किया जाता है। भाग स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त आय एवं राजकर भी एक प्रकार का कर था। क्वेश्चन नंबर 155, बराबर की गुफाएं को अशोक ने किस संप्रदाय में दान किया था? तो इन्होंने दान किया था आजीवक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कुषाणों को। क्वेश्चन नंबर 157, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? तो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। क्वेश्चन नंबर 158, भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो ये जारी किए गए थे भारतीय यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 159, कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राज्य प्रसाद से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज डी, कुम्भहार। पटना के समीप बुलंदी बाग तथा कुम्भहार में की गई खुदाई से लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। कुम्भहार के प्रसाद अवशेष से पता चलता है कि यह एक भवन समूह था। क्वेश्चन नंबर 160, अशोक के किस शिलाभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 13वां। अशोक के 13वें शिलाभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अपने अभिषेक के 8 वर्ष पश्चात 9वें वर्ष देवताओं के राजा प्रियदर्शी अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। समाहर्ता कौन था? तो समाहर्ता थे महासंग्रहकर्ता। मौर्य काल में समाहर्ता एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था जो राजस्व विभाग का प्रधान या महासंग्रहकर्ता होता था। समाहर्ता जिला के प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौटिल्य था। कौटिल्य प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का क्या था? तो ये प्रधानमंत्री था जिसने अर्थशास्त्र नामक की पुस्तक की रचना की जो राजनीति शास्त्र से संबंधित था। अब संगम काल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 163, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो ये विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसीलिए विख्यात था। संगम काल में उरेयूर सूती वस्त्र एवं कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो ऑप्शन ए, कदम, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 165, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपके विल्ली पुतुर ने।
क्वेश्चन नंबर 166, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यव्रत के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो इसमें 9 शासकों का, आर्यव्रत के 9 शासकों का जिक्र किया गया है। इसमें 21वीं पंक्ति में आर्यव्रत के 9 राज्यों का वर्णन, 13वीं और 14वीं में आर्यव्रत की प्रथम विजयों का उल्लेख, 19वीं और 20वीं में दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर विजय का उल्लेख है, 11वीं पंक्ति में ही आठविक राज्यों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, R.S. शर्मा। क्वेश्चन नंबर 168, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है? तो ये दिनार नाम से अंकित है। क्वेश्चन नंबर 169, अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? तो इसमें 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया है। इसमें पहला है आपका उर्वरा, ऊसर, मरु, अपृहत, स्वादल, पंकिल। उर्वरा क्या है? आपकी उपजाऊ भूमि। ऊसर क्या है? आपकी बंजर भूमि। मरु क्या है? आपकी रेगिस्तान भूमि। अपृहत क्या है? आपकी परती भूमि। शार्दुल क्या है? तो घास का मैदान है। और पंकिल आपकी कीचड़ युक्त भूमि है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आगे के भी और हैं। जल प्रायनुपम पानी भरी भूमि, कच्छ पानी के निकट की भूमि, शर्करा कंकरीली भूमि, शर्कवती रेतीली भूमि, नदी मात्रक नदी से सींची जाने वाली भूमि, देव मात्रक वर्षा द्वारा सींची जाने वाली भूमि। क्वेश्चन नंबर 170, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो गुप्त वंश। गुप्त वंश जिसका क्या था शासनकाल? इसका 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त 240 to 280 और अंतिम शासक विष्णुगुप्त 540 to 550 ईस्वी था। क्वेश्चन नंबर 171, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए, ये सी, आर्यभट्ट। बृहद संहिता जो पुस्तक के लेखक थे वो कौन थे? वराहमिहिर। और यहाँ पे क्या दिया है? आर्यभट्ट। जबकि आर्यभट्ट द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं उसमें से ब्रह्म सिद्धांत है, आर्यभट्टियम है, सूर्य सिद्धांत प्रमुख है। अतः विकल्प सी अभिष्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, घंटाशाला, कदुरा आदि प्रमुख बंदरगाह थे। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से उत्तर भारत का व्यापार दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ होता था। इसी काल में पश्चिमी तटीय बंदरगाहों में भड़ौज, चौल, कल्याण, कैम्बे प्रमुख थे। भड़ौज पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 173, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रश्न में जो दिए गए चारों विकल्पों में से संबंधित व्यक्ति गुप्त काल में चिकित्सा से संबंधित नहीं है। भारत में चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति चरक और सुश्रुत्य, और इन दोनों का संबंध मौर्य काल से है। क्वेश्चन नंबर 174, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये होगा आपका आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 175, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त 2। क्वेश्चन नंबर 176, किस प्रकार भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि। गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि का 5 वर्गीकरण किया गया था। क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि, वास्तु, वास करने योग्य भूमि, चारागाह, पशुओं के चारा योग्य भूमि, अपृहत, बिना जोती गई जंगली भूमि, खिल्य, जंगली भूमि। क्वेश्चन नंबर 177, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव। कर्नाट वंश का उदय 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ। मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे।
जिसने सिम्रावगढ़ को कर्नाटक की राजधानी बनाई। इस वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 178, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था आपका हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 179, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त की विजय गाथा से प्रभावित होकर विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो ये पूछ सकता है कि किसने उसे भारत की नेपोलियन की संज्ञा दी? तो विंसेंट स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 180, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो ये होगा आपका हेनसांग। भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन के उद्देश्य से बौद्ध भिक्षु व चीनी यात्री हेनसांग ने हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा वृत्तांत क्या था? तो ये था सियूकी के नाम से विख्यात था। इससे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 181, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 182, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था वो कौन थे? तो वे थे स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा हुणों को पराजित किया गया भीतरी अभिलेख गाजीपुर के 8वें श्लोक में हुणों के साथ युद्ध होने का उल्लेख मिलता है। हुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 183, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये आपका जूनागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 184, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था विशाख दत्त। विशाख दत्त ने ही मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक लिखे हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है। बाणभट्ट ने हर्षचरित कादम्बरी लिखी है तथा कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 185, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 ग्रंथों की रचना की थी। इसमें नागानंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़िएगा, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 186, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 187, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये लिखा था कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि कालिदास ने लिखी थी। कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? तो शेक्सपियर कहा जाता है। हर्षचरित बाणभट्ट की तथा पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 188, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो क्या था ये? जावा सुमात्रा से। क्वेश्चन नंबर 189, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो क्या है ये? गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 190, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। तो क्या था? मुसलमान। नालंदा अपने ढंग का अद्भुत एवं निराला विश्वविद्यालय था। हर्ष के बाद 12वीं सदी तक इसकी ख्याति बनी रही। 11वीं शताब्दी में पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को राजकीय संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया, जिससे नालंदा का महत्व घटने लगा। इस समय तक नालंदा पर तंत्रयान का प्रभाव बढ़ने लगा। अंततः 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 191, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 192, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग। गुप्त युगीन स्मृतियों के अनुसार राजा अपनी प्रजा के प्रति सेवाओं के बदले में उपज का 6वां भाग पाने का अधिकारी होगा। इसे भाग या उद्रंग कहा जाता था, जो तत्कालीन राजस्व का मुख्य स्रोत था। इसके अतिरिक्त भोग,
उद्रंग, ऊपरी कर आदि कर भी गुप्त काल में लिया जाता था। प्रजा को यह सुविधा थी कि वह कर को नकद यानी हिरण्य या अनाज में चुकाए। क्वेश्चन नंबर 193, कवि बाण निवासी था, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। बाण भट्ट मूलतः प्रीतिकुट गांव के वात्स्यायन, गोत्रीय तथा भृगवंशीय ब्राह्मणों से संबंधित था। बाण भट्ट ने हर्षचरित पुस्तक की रचना की है, जो हर्षवर्धन के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 194, हेन सांकी भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो क्या था ये? मथुरा। क्वेश्चन नंबर 195, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश। गुप्त वंशीय शासकों का समय ब्राह्मण धर्म व हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का समय माना जाता है। हिंदू धर्म की विकास यात्रा के इस चरण में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, जैसे मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का सामान्य लक्षण बन गई। यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया और गुप्त काल में ही वैष्णव एवं शैव धर्म के मध्य समन्वय स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 197, फाहियान ने भारत की यात्रा किसके समय में की थी? इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में की थी। क्वेश्चन नंबर 198, कुमार संभव का लेखक कौन था? तो इनका लेखक था कालिदास। क्वेश्चन नंबर 199, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहलाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को परास्त करने के कारण क्या कहलाया? तो ये शकारी कहा जाता है। इन्होंने पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को 5वीं सदी के प्रथम दशक में हराकर शक सत्ता का उन्मूलन किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, थानेश्वर राजधानी थी, तो ये थानेश्वर वर्धनों की राजधानी थी। थानेश्वर पुष्यभूति वंश वर्धनों से संबंधित हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। यह 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुष्यभूति वंश की राजधानी बनी थी। यह आधुनिक दिल्ली तथा प्राचीन इंद्रप्रस्थ नगर के उत्तर में अंबाला एवं करनाल के मध्य स्थित था। हर्षवर्धन के काल में इसका महत्व बढ़ गया। आज के लिए टोटल 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम 201 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, तो गो एंड काइंडली वॉच माय प्लेलिस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।